आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। हमने अभी तक प्राचीन सभ्यताएं, सामाजिक व्यवस्था, वैदिक साहित्य व सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम वैदिक साहित्य व सभ्यताओं के बाद का समय, यानी कि जब राजा, नगर व जनपद आ गए थे या जो परिवर्तन काल आ गया था, उस समय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कौन से समय की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के समय के बारे में बात करूंगी। इसके अंदर जो भी परिवर्तन हुआ या फिर जो भी नई चीजें आई, तो उसको हम जो है इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि 6ठी शताब्दी में या फिर आरंभिक राज्य व अर्थव्यवस्थाओं के समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसी के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर सबसे पहले हम पढ़े तो नए राज्य, नगर बन गए, जनपद, महाजनपद बने। ठीक है, लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। शवों को दफनाने में नई प्रक्रिया शुरू हुई। ओके, सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्कों का प्रचलन हुआ, साहित्य व ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म व जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि आगमन हुआ। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा नई सामाजिक व्यवस्थाएं बनी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी तक ये नए सारे ये कार्य नए प्रकार से नए पुनर्जागरण के आधार पर आगे से आगे चेंज होते गए। यानी कि पहले के समय में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मुहरों का था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में सिक्कों का प्रचलन हो गया, साहित्य व ग्रंथ लिखे गए, शवों को दफनाने में नई परंपरा शुरू हुई, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और बौद्ध धर्म व जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जनपद व महाजनपद बनाए गए, नई सामाजिक व्यवस्थाएं बनी व नए राज्य व नगर बन के आए, जिनको राज्यों को संभालने वाले कौन थे? राजा थे। ठीक है, और नई नई आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि के अंदर विकास हुआ। यहां पर लिख देती हूं मैं, कृषि औजारों व प्रक्रियाओं में परिवर्तन। यानी पहले प्राचीन समय के जो छोटे मोटे औजार जो चलते थे, उनके अलावा नई पद्धति उत्पन्न हुई और उनके अंदर नए नए प्रकार के जो औजारों का प्रयोग होने लग गया। मैंने अभी भी यहाँ पर कहा कि लोहे का प्रयोग होना शुरू किया, यानी कि पहले तांबे या फिर पीतल या फिर जो समझा जाए जैसे मिट्टी के हलों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में लोहे का चलन हो गया। तो यहाँ पर कृषि औजार के अंदर कौन से हल का प्रयोग किया जाने लग गया? लोहे के हल का। ठीक है, लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा तो जमीन को ज्यादा से ज्यादा खोदा जाने लग गया, इससे उर्वरता बढ़ी और फसल भी अच्छी होने लग गई। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ। अब हम लोग यहाँ पर इन्हीं के अंदर वाली चीजें जो पढ़ेंगे
यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे। सबसे प्रमुख पॉइंट बेटा मैं यहाँ पर बताने वाली हूं आपको कि महाजनपदों का विकास हुआ। तो यहाँ पर महाजनपद कैसे बने, हम लोग पहले ये चीज देखते हैं, ये महाजनपद कैसे बने। महाजनपद जो है पहले तो जन यानी कि लोग से फिर जनपद बन गए, यानी लोगों ने कहीं पर, जनपद का मतलब होता है कि लोग कहीं पर जाकर के पैर रख के वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। जनपद, पद का मतलब होता है पैर, यानी लोग वहां पर कहीं पर भी जाकर के पैर रख के वहां पर निवास करने लगते हैं तो उसको कहा जाता है जनपद। और कई जनपदों को मिलकर के क्या बन जाता है, महाजनपद। आया समझ में? जन मतलब लोग, जनपद मतलब जनता के पैर, यानी कि जनता अपने पैर रख करके कहीं पर रहना शुरू करती है तो वो क्षेत्र जनपद कहलाता है। और फिर कई जनपद मिलकर के क्या बन जाते हैं, महाजनपद। आगे समझ में? जैसे कई गांव मिलकर के जिला बनता है, कई जिले मिलकर के राज्य बनते हैं ना बेटा, और कई राज्य बनकर के मिलकर के क्या बनता है, देश। तो सेम टू सेम उसी तरीके से ये है, महाजनपद बन गया। ओके बेटा, महाजनपद कुल कितने थे, 16। कितने महाजनपद थे बेटा, 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का, अब आपके पास यह है कि इन 16 महाजनपदों का वर्णन कहां मिलता है, तो इन 16 महाजनपदों का वर्णन, 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध व जैन ग्रंथों में मिलता है। किन में मिलता है बेटा, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है, जैन व बौद्ध ग्रंथों के अंदर मिलता है। और थर्ड आ जाएगा इसमें कि ये जो 16 महाजनपद थे इनमें से कुछ गणतंत्र थे और कुछ क्या थे, राजतंत्र थे। इन महाजनपदों में कुछ महाजनपद गणतंत्र थे, यानी कि जनता का शासन था वहां पर, व कुछ राजतंत्र थे। आया समझ में ये चीज? महाजनपद किसे कहते हैं, जन से मिलकर के जनपद बना, जनपद से महाजनपद बने। इन महाजनपदों का वर्णन कहां पर मिलता है, बौद्ध व जैन ग्रंथों में मिलता है। कितने महाजनपद है बेटा, 16 महाजनपद है। ये 16 महाजनपदों के अंदर किस टाइप के महाजनपद थे ये, तो कुछ तो राजतंत्र थे और कुछ क्या थे बेटा, गणतंत्र थे। आगे समझ में ये वाला? चले अब यहां पर हम ये समझते हैं कि इन 16 महाजनपदों के अंदर सबसे प्रमुख महाजनपद कौन सा था। तो कौन सा महाजनपद सबसे प्रमुख था, यहां पर मैं लिख देती हूं, या तो 4th नंबर पर लिख देती हूं यहां पर कि सबसे प्रमुख व शक्तिशाली जनपद शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन सा था बेटा, सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक जो महाजनपद था कौन सा था, मगध था। आगे समझ में? अगर जैसे इसके अंदर कुरु, पांचाल, वज्जी और कौशल, इस टाइप से अनेक प्रकार के जो वो महाजनपद थे, यहां पर ये महाजनपद बहुत से थे, मतलब 16 थे, अभी मैंने बताए हैं 16 थे। इन महाजनपदों के अंदर सबसे प्रमुख जो थे, कुरु था, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, वज्जी, मगध और
इसी प्रकार से अन्य सभी महाजनपद थे। तो इनमें सबसे प्रमुख महाजनपद जो है मगध था। उस मगध महाजनपद के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए, ये समझ में आ चुका है आपके? मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। अब ये सबसे प्रमुख व शक्तिशाली क्यों था? तो इसका कारण यह है, मगध महाजनपद के प्रमुख व शक्तिशाली होने के कारण, देखिए बेटा, मगध महाजनपद के सबसे प्रमुख व शक्तिशाली होने का कारण यह है, सबसे फर्स्ट ये दोआब क्षेत्र में स्थित था। यहां गंगा व सोन नदी बहती थी, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं थी। जंगल व घना वन था। ठीक है। थर्ड, हाथियों की मात्रा अत्यधिक थी। फोर्थ, फसल का उत्पादन श्रेष्ठ था। फिफ्थ, लोहे का प्रचलन शुरू हुआ। इससे अस्त्र शस्त्र व औजार लोहे के बनाए गए। आ रहा बेटा समझ में? और 6, आने जाने का साधन जल परिवहन था। जल परिवहन की सुलभ व्यवस्था थी। सेवन, गन्ने का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में था। अब इधर ध्यान से पढ़ लेते बेटा अपन कि देखो, मगध, ऐसे तो बहुत सारे कुरु, पांचाल, वज्जी और अन्य भी महाजनपद थे, लेकिन उनमें सिर्फ मगध महाजनपद को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया गया बेटा? और उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या था? तो देखिए, सबसे पहले ये दोआब क्षेत्र में, दोआब का मतलब होता है, दो का मतलब होता है, दो आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, दो आब, दो पानी के मध्य का स्थान। ठीक है, यानी दो नदियों के बीच का स्थान जो मगध था, वहां पर कौन कौन सी नदी बहती थी बेटा? गंगा व सोन नदी। ठीक है, और यहाँ पर पानी की मतलब कोई कमी नहीं थी। जंगल व घना वन था, यानी आसपास पूरी तरफ जंगल व घने वन थे। और हाथियों की मात्रा अत्यधिक थी। आप लोग सभी जानते हैं कि हाथी कहाँ रहा करते थे? जंगलों में, घने वनों में। ठीक है, तो वहां पर हाथियों की मात्रा अत्यधिक थी। अब हाथी, आप लोग जानते हैं कि सेना के अंदर हाथी सेना या गज सेना सबसे श्रेष्ठ सेना मानी जाती है, जिसमें उनकी सेना भी कम मरती है और दूसरों को दूर दृष्टि से देखा भी जा सकता है, क्योंकि हाथियों पे सवार जो सेना होती है वो दूसरों को देखने के अंदर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती है और दूसरों को मारने में भी श्रेष्ठ होती है। तो ये सेना जो है युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा जीता करती थी। फिर है फसल का उत्पादन श्रेष्ठ। अब फसल का उत्पादन श्रेष्ठ क्यों होता था बेटा? क्योंकि पानी की अत्यधिक मात्रा थी, पानी की कमी कोई है ही नहीं है, तो फसल भी श्रेष्ठ होगी। फसल श्रेष्ठ होती होगी तो वहां पर किसी भी खान पान या फिर व्यापारिक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
अब इन नदियों के कारण अब आपको जानते हैं कि देखो, परिवहन आप जानते ही हैं कि स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है और वायु परिवहन होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो प्राचीन समय में जो परिवहन था, जल परिवहन। अब हम लोग स्थल परिवहन से जाते थे तो आपको ध्यान है कि कोई स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, ये बीच में नदियों का नदी है। अब पहले जब तक लोग इसमें से आया नहीं जाया नहीं करते थे, यानी नाविका का प्रयोग या नाव का प्रयोग नहीं किया करते थे, तो ऐसे होके जाया करते थे, तो काफी दूर या लंबा रास्ता होता था। लेकिन बाद में इन लोगों ने किसका कौन सा परिवहन स्टार्ट कर दिया? जल परिवहन, यानी कि नौकायान या फिर नाव को बना करके या जहाजों का प्रयोग कर करके ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी व सुलभता से जा सकते थे, कम समय में व कम कीमत के अंदर। तो ये जल परिवहन उनकी सारी की सारी व्यवस्था बनाने के लिए सबसे बेस्ट व्यवस्था थी। इससे उनका खर्चा वगैरह नहीं होता था, तो बचत होती थी, इसलिए शक्तिशाली बना। वह गन्ने का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में था। देखिए बेटा, अभी अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हाथी अत्यधिक मात्रा में थे। हाथी अत्यधिक मात्रा में थे तो हाथियों का सबसे प्रमुख भोजन कौन सा होता है? गन्ना। ठीक है, तो इस क्षेत्र में गन्ना अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर हाथी भी अत्यधिक पाए गए। हाथी अत्यधिक थे तो राजा महाराजों के लिए, वो जो सेना के लिए, उनका प्रयोग करना भी सबसे बेस्ट था। आगे समझ में, ये सभी कारण थे जिनके कारण मगध महाजनपद जो है सबसे श्रेष्ठ व शक्तिशाली था। समझ में आ गया ये वाला चीज? अब हम देखते हैं कि मगध महाजनपद का सबसे प्रमुख साम्राज्य किसका था? किसका सबसे प्रमुख साम्राज्य था बेटा? तो मैं यहां देखती हूं, मगध साम्राज्य का सबसे प्रमुख साम्राज्य किसका था? मौर्य साम्राज्य। किसका था बेटा? मौर्य साम्राज्य का था। यानी मौर्य साम्राज्य के समय में मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना, सबसे श्रेष्ठ हुआ, चारों ओर उसकी वाहवाही हुई या फिर प्रचार प्रसार हुआ और वह चारों ओर आगे से आगे की ओर उन्नत होता गया। अब वहां पर मौर्य साम्राज्य के अंदर अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सेकंड आ जाएगा 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ओके, थर्ड पॉइंट, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर या मारकर राजगद्दी प्राप्त की। राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, फोर्थ देखिए इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य अर्थात कौटिल्य। हम उन्हें चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है बेटा कि मगध महाजनपद या मगध जो साम्राज्य था उस समय सबसे बेस्ट साम्राज्य किसका था? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था या संस्थापक जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त
मौर्य, ठीक है। और इन्होंने कब इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? 321 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने नंद वंश को हरा करके, नंद वंश के अंतिम शासक कौन? गणानंद, गणानंद को हरा करके ये या फिर मार करके राजगद्दी प्राप्त की। और इस चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। अब आपको बेटा इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता रही हूं कि किस टाइप से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया या मारा और किसके अंडर में रह करके उन्हें पूरी कूटनीति की जो पूरा नीति नियम समझा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा का पूरा ट्रेंड किसने किया, अच्छी तरह से समझाया या फिर उसको कहते हैं ना उसको तैयार करा, किसने तैयार किया? चाणक्य ने। चाणक्य के तैयार करने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो नंद वंश के जो शासक थे गणानंद, गणानंद के दरबार के अंदर चाणक्य के पिता कार्य किया करते थे, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद में जो चाणक्य या कौटिल्य है वो भी गणानंद के दरबार में रह करके राजकवि बन के वहां पर रहने लग गए, राजगुरु और राजकवि बन करके। लेकिन एक दिन गणानंद ने ही बड़े दरबार के अंदर चाणक्य या फिर कौटिल्य की क्या कर दी? बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी या फिर उनका अपमान कर दिया। इस इंसल्ट व अपमान को सहन नहीं कर सके क्योंकि गणानंद अपने आप को एक भगवान के रूप में मानता था। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूं, पूजे तो आप सब, मुझे पूजे। जनता भी सारी परेशान थी उससे, ठीक है। तो चाणक्य ने इस घमंड को तोड़ने व उससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम का एक व्यक्ति था उसको जंगलों में ले जा करके विष कन्याओं के बीच रख करके उसको पूरा का पूरा टेंट किया, तैयार किया, हर प्रत्येक नीति नियम कि किस टाइप से युद्ध में जीता जाता है, किस टाइप से नहीं दी जाता है, पूरी युद्ध कौशल को समझाया और फिर उसको गणानंद के सामने या फिर टक्कर में ला करके खड़ा किया, ठीक है। और फिर जीता कौन? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य या कौटिल्य थे, इन्होंने कौन सा एक ग्रंथ लिखा था? कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र। कौन सा ग्रंथ? यहां देखिए बेटा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अब आप कहेंगे इस अर्थशास्त्र के अंदर है क्या? अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक व्यवस्था के जो नीति नियम होते हैं या फिर राजकाज को चलाने के लिए जिन व्यवस्था या नियमों को संभाला जाता है या उनको संचालन किया जाता है, तो वो सारे नीति नियम इस अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। एक और कि 6 पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी या यूनानी व्यक्ति भी आया था। उस व्यक्ति का नाम था मैगस्थनीज। क्या नाम था? मैगस्थनीज। मौर्य काल में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज आया था। इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ इंडिका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि मौर्य काल में जो यूनानी राजदूत आया था, उस राजदूत का नाम क्या है? मैगस्थनीज। उस मैगस्थनीज ने वहां के मतलब वो यात्रा करने के लिए आया था, मतलब यहाँ पर चारों तरफ, तो उसने एक इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी या फिर ग्रंथ लिखा। उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के काल का संपूर्ण वर्णन है कि मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, वहां पर कौन सबसे बेस्ट राजा था, कौन नहीं था, पूरा का पूरा प्रशासन या फिर राजनीतिक व्यवस्था का उसने इसमें वर्णन किया। यह आपको समझ में आ गया होगा बेटा। वापस एक बार फिर बता रही हूं मैं यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य
की स्थापना किसने की, कब की, क्यों की, ये पूरा का पूरा इसमें है। मगध महाजनपद का सबसे प्रमुख साम्राज्य मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ईसा पूर्व के अंदर इस मगध महाजनपद को हासिल किया था? 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसको हराकर? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके या मार करके इस राजगद्दी को प्राप्त किया। आपके पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है वो कौन थे? तो चाणक्य, या फिर हम उसको कौटिल्य भी बोलते हैं। इन्हें हम राजगुरु भी कह सकते हैं। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र या पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, और एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य काल के समय में जो बाहरी यूनानी राजदूत आया था उसका क्या नाम था? मैगस्थनीज था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी हम जैसे 16 महाजनपद है, अब उन सभी महाजनपदों के नाम भी मुझे आपको बताना है। और इस मौर्य साम्राज्य के आगे के काल के अंदर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंबिसार, फिर बिंबिसार का पुत्र अशोक, उनके समय काल का कैसे आगे से बढ़ाया गया था और किस तरह से मगध महाजनपद को प्रचार प्रसार पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक कैसे फैला, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो भी मैंने पढ़ा है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।